नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। कानपुर हिंसा, कानपुर को जलाने की साजिश, कानपुर को पूरी तरह से दुनिया के पटल पर ला करके बाकायदा ये बताने की कोशिश करना कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालात हैं। लेकिन अब कानून का राज योगी राज में जिस तरह से चल रहा है, अब ऐसे तमाम लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। पहला पोस्टर भी लग गया है उन दंगाइयों का, उन उपद्रवियों का जो बाकायदा पत्थर फेंकते हुए पाए गए। पत्थर फेंकते हुए उन्हें चिन्हित किया गया है। 50 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और साफ तौर पर एक बड़ा मैसेज है कि योगी राज में कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। कानपुर हिंसा में जो आरोपी हैं, उन आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। पोस्टर लगने के साथ ही वो तमाम आरोपी जिन्हें चिन्हित किया गया है पोस्टर के जरिए, वैसे कई लोग आकर अब थाने में सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि बुलडोजर चलने के पहले ही कई लोग सरेंडर कर देना चाहते हैं। सीधे तौर पर एक बड़ा मैसेज है कि उत्तर प्रदेश में उपद्रवियों के लिए किसी तरह की कोई जगह नहीं है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम पार्टियों के मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले प्रतिक्रिया सुनते हैं। माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं। आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले निर्दोषों को मौत के घाट उतारने वालों को जैसी सजा मिलनी चाहिए थी वैसी सजा उनको मिली है और हम इस फैसले का स्वागत सरकार नहीं इसमें वो निर्देशित नहीं करेंगे सरकार को, पुलिस को कि किसके खिलाफ जो अपराध करेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई। मैंने कहा ना कि जो पार्टी को कार्रवाई करना चाहिए पार्टी ने कर दिया। किसी की खुशी और किसी की नाराजगी के लिए नहीं, बल्कि पार्टी की जो नीति है, जो रीति है, उसके हिसाब से पार्टी ने कार्रवाई की है और किसी को भी ऐसे मामले में बोलने का हक नहीं है। वो नवैयत दूसरी थी, यहाँ की नवैयत शहर की दूसरी है। अगर ये इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सर पे कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में। ज़्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। अब ज़्यादती की इंतहा, सब्र का इंतहा हो रही है। अगर मतलब होना है तो फिर ठीक है। वो हम कानून को तो तोड़ते नहीं, ना कानून को भी तोड़ा हमने, लेकिन ये तो हमें हक है कि ठीक है भाई, हम मरने के लिए निकले आ रहे मानो। तो उपद्रवियों पर योगी सरकार का बड़ा प्रहार चल रहा है। पोस्टर लगा दिया गया, पहला पोस्टर जारी है जिसमें 40 लोगों को चिन्हित किया गया है, 50 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और दूसरा पोस्टर लगने की तैयारी है। बुलडोजर भी चलाने की तैयारी है। जो इस तरह की बातें सामने आ रही है कि जो आरोपी है, जो साफ तौर पर इसमें दोषी पाया जा रहा है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। यानी कि कानपुर हिंसा को अंजाम देने वालों के अब पसीने छूट रहे हैं, उनके होश उड़े हुए हैं। कई इस वक्त हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मनोज पंडित जी इस वक्त हैं, बीजेपी के नेता। मनोज पंडित जी, आपका स्वागत है। नवीन दुबे जी इस वक्त हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ हैं, आशुतोष शर्मा जी। आशुतोष शर्मा जी, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आशुतोष जी के पास में आना चाहता हूँ। आशुतोष जी, जो कानपुर हिंसा हुआ, हिंसा करने वाले को पता होना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त कानून का राज चल रहा है, कानून बेहतर तरीके से काम कर रहा है। जो हिंसा करेगा उसे कम से कम इस बात का इल्म होना चाहिए था कि इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, और हो रहा है। सबका हिसाब होने वाला है, हो ही रहा है। बताइए। देखिए, जो भी कानून की व्यवस्था को तोड़ता है उस अपराधी को अवश्य सज़ा मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार इस बारे में बड़ी सजग है कि कानून तोड़ने वाले की इस राज्य में कोई स्थान नहीं है। उपद्रवियों ने यहाँ एक सोची समझी साजिश के तहत पत्थरों को इकट्ठा करा। नमाज के बाद लोगों ने पथराव करा और वो लोग जो चिन्हित किए गए उनका पोस्टर भी जारी किया गया। जारी करने के बाद लगभग 50 व्यक्तियों की, जैसे पता चल रहा है सूत्रों के अनुसार, कि 50 से ज़्यादा व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी दूसरा पोस्टर आने पर और लोगों की गिरफ्तारी होगी। और भय के कारण कुछ लोगों ने स्वयं आके थाने में सरेंडर भी किया है। तो ये स्पष्ट संदेश जाता है अपराधियों के लिए कि हम इस राज्य में रह करके अपराध जैसी चीज़ को यहाँ पे अंजाम नहीं दे सकते। ये देश एक शांति प्रिय देश है। उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा राज्य है। यहाँ के लोग, बड़े व्यक्ति शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन ना जाने क्यों कुछ एक विशेष वर्ग के लोग इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते आ रहे हैं। और इस पे योगी सरकार कड़ा से कड़ा कदम उठाएगी, जिसका संदेश लोगों को जा चुका है और लोग अब समझ रहे हैं कि जिस तरह की मनमानी करते आ रहे थे, अब उस तरह की मनमानी यहाँ पे नहीं। एक बात जो निकलकर सामने आ रही थी जी, और ये दावे भी किए जा रहे थे, बाकायदा सीएम योगी की तरफ से दावे किए गए कि देखिए, अब हमारे यहाँ ना तो कोई दंगा होता है, ना फसाद होता है ना
दंगा फसाद तो बहुत दूर की बात है, लड़ाई झगड़ा भी है ना, तू मैं तक हमारे प्रदेश में अब नहीं हो रहा है। लोग इस तरह से सौहार्दपूर्ण तरीके से रह रहे हैं। मुझे लगता है कि उसको एक बड़ा झटका लगा है, उस स्टेटमेंट को बड़ा झटका लगा है, कानपुर हिंसा को जिस तरीके से अंजाम दिया गया। गौरीशंकर जी, मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि जैसा योगी सरकार ने कहा कि कानून व्यवस्था यहाँ पे बहुत अच्छी है और इस तरह की वारदात यहाँ पर नहीं होगी। कोई भी राज्य, कोई भी देश, मैं कहूँ कि कानून व्यवस्था पूर्ण है, ये कहना अतिशयोक्ति गलत होगा। कानून व्यवस्था में सुधार हुआ, इस बात को हम सब लोग मानते हैं, समर्थन करते हैं। हम ये कहें कि कानून व्यवस्था में सुधार की कोई संभावना नहीं है, कोई जगह नहीं है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। कानून व्यवस्था में सुधार की अभी भी आवश्यकता है, काफ़ी हद तक सुधार हो और सुधार होना चाहिए, जिससे जो भी अपराधी वर्ग है उनको स्पष्ट मैसेज जाए बिल्कुल इस तरह की गतिविधियां। चलिए मैं मनोज पंडित जी के पास में आ रहा हूँ। मनोज पंडित जी, एक बात बताइए, पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, गिरफ्तार किए जा रहे हैं, कानून का राज होने का दावा भी किया जा रहा है, सब एक साथ हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं बुलडोजर भी चलेगा, है ना, घर भी गिराया जाएगा, जुर्माना भी लगेगा। अब कार्रवाई करने से पहले एक माहौल, इतना तगड़ा माहौल बन जाता है ना कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा होने लगती है। इस तरह के माहौल बनाने की क्या ज़रूरत है, या फिर सीधे तुरंत आप जितना जल्दी हो सके ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए? स्थिति क्या है कि दोबारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए आवश्यक है कि लोग लगे कि यार अगर हम कोई गलत काम करेंगे या कानून को हाथ में लेंगे तो सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। तो लिहाजा आज ये एक ऐसा मैसेज होना चाहिए, एक ऐसी चीज होनी चाहिए। ठीक है, आपको कोई विरोध करना है, विरोध कीजिए, किसने मना किया आपको विरोध करने के लिए? भाई किसी ने कुछ बोला या आपने कुछ बोला, ठीक है, हम लोग कहते हैं कि बात एक डिबेट के स्तर पर है तो ज्यादा अच्छा है, पर कानून हाथ में लेने की परमिशन किसने दी आपको? क्या आपको देश संविधान पे भरोसा नहीं है? क्या कानून पे भरोसा नहीं है? क्या आपको लगता है कि आप खुद ही न्याय करेंगे? तो ये बिल्कुल गलत है ना। तो ये कार्रवाई की जा रही है, ये कार्रवाई इसलिए की जा रही है कम से कम आगे लोग ये सोचे 4 बार करने से पहले कि ये जो बम और सारी चीजें। लेकिन उससे पहले सुनिए मनोज पंडित जी, उससे पहले बयान देने में भी तो सहूलियत बरती जानी चाहिए थी ना। बयान भी इस तरह का तो नहीं होना चाहिए जिसके आधार पर सामाजिक सौहार्द टूटे, पहली बात है। दूसरी चीज, अभी खुलेआम एक काजी की तरफ से कहा जा रहा है कि कफन बांध लेंगे अगर बुलडोजर चलेगा तो ये सब ऐसे लोगों के खिलाफ तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए ना। वो खुलेआम है ना, टेलीविजन पर बोल रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है, बाइट दे रहा है। बिल्कुल कार्रवाई होगी, बिल्कुल बिल्कुल। गौरीशंकर जी, जो लोग ऐसा बयान देंगे, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति के लोग हो, तो बख्शे नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हर जाति का सम्मान करती है और उसी हिसाब से चलेगी। चलिए ठीक है मनोज पंडित जी, मैं आऊंगा थोड़ी देर के बाद आपके पास। नवीन दुबे जी के पास में आ रहा हूं। नवीन दुबे जी, देखिए ठीक है, ये अलग बात है कि समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो या किसी भी पार्टी की सरकार हो, कानून व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है। अगर कानून व्यवस्था में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न होती है तो सरकार एक अलग पैरामीटर के हिसाब से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता ही है, बीजेपी भी कर रही है। लेकिन इस वक्त में मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले पर, कानपुर हिंसा के मसले पर सियासत अब ज़्यादा होने लगी है। एक काजी खुलेआम अब कह रहा है कि अगर बुलडोजर चलेगा, इस तरह की कोई कार्रवाई होगी तो कफन बांध लेंगे, पूरा मुसलमान घर से बाहर निकल आएगा, कफन बांध लेगा। क्या मतलब हुआ? इस तरह की धमकी का क्या मतलब? एक तरह से राजनीति करने की कोशिश हो रही है, कुछ लोग इसको शह देने की कोशिश कर रहे हैं। गौरीशंकर जी, सबसे बड़ी चीज होती है कि जो सत्ता में होती है पार्टी, कोई भी पार्टी रही हो, कभी भी रही हो, आज की तारीख में माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सरकार का ये दायित्व बनता है, ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने प्रदेश के अंदर और देश के अंदर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे। मैं एक छोटी सी पंक्ति कहूँगा, अटल जी के बाल सखा रहे हैं गोपाल दास नीरज जी, उन्होंने कहा है, एक बहुत अच्छी 2 लाइनें लिखी हैं कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल हर सिमत
वक्त अब ऐसा भी खिलाया जाए। तो ऐसा मजहब बन जाएगा तो फिर आप लोगों के लिए तो वोट बैंक कट जाएगा। ऐसा मजहब बन जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियां विलुप्त हो जाएंगी राजनीति से। दुर्भाग्य की इनके लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगी स्थिति। इसलिए आप एक चीज देखिए, आज की मैं एक अपडेट ले रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 38 लीडर्स 38 लीडर्स को चिन्हित किया है जो हेट स्पीच करते रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पर विभिन्न माध्यमों से। 27 को गंभीर मामलों में लिखित में दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया, जिसको मैंने अखबार में पढ़ा है। आप अपनी पार्टी के अंदर ये लोग 5-7 साल से 2014 के टाइम से इस तरीके की चीजें करते चले आ रहे हैं। आज जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपकी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता के एक बयान से लोगों को भावनाएं हर्ट हुई हैं और आप पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाया गया है, तब आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। मेरा एक कहना था, इस देश को कभी भी आपकी पार्टी से या किसी देश के नागरिक से ऐसा कृत्य नहीं किया जाना चाहिए जो कि हमें विश्व समुदाय के अंदर किसी तरीके की सफाई पेश करनी पड़े। नीचा देखना अलग बात है, भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है और किसी एक व्यक्ति की वजह से ये देश कभी नीचा नहीं देखेगा, ये हम वादा करते हैं। लेकिन जिम्मेदारी बनती है सरकार की। अगर नूपुर शर्मा जी ने उस दिन जो बयान दिया था, सरकार उसको लेके कंडेम करती, मोदी जी का बयान आना चाहिए था और उसके बाद उनको पार्टी से निष्कासन की प्रक्रिया और जो भी कानून सम्मत धाराओं में मुकदमा बनता, वो मुकदमा दर्ज हो जाता। बहुत बड़ी चीज नहीं थी। मैं समझता हूं ये मामला वहीं थम जाता, कोई इस तरीके की हॉट टॉक्स नहीं होते, इस तरीके का जो वैमनस्य का वातावरण बना हुआ है वो नहीं बनता और शायद कानपुर जैसी घटनाएं सामने नहीं आती। लेकिन होता क्या है कि जब चिंगारी आप सुलगाओगे, 16 बनाओगे, तभी तो आपका लाभ होगा। ज्ञान वापी आप लेकर आए, ज्ञान वापी पर आपको पब्लिक जागरूक नहीं हुई, पब्लिक ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, आम जनता ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। नतीजा क्या रहा? अब आपने एक दूसरी नई चिंगारी छेड़ दी। अरे भाई, आप अपनी पार्टी के प्रवक्ताओं को नियंत्रित कीजिए। आज की तारीख में जरूरत उत्तर प्रदेश को है विकास की, हर हाथ को रोजगार की, रोटी की। आप उस पर बुलाइए। हम ये कहते हैं मैं एक बात समझना चाह रहा हूं, मैं एक बात समझना चाह रहा हूं। ये जो बात आप कह रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर बात कह रहे हैं या फिर एक सामाजिक सुधारक की होने के नाते? समाज का एक जिम्मेदार नागरिक हूं मैं, इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक भी हूं। पार्टी कोई भी हो, किसी की भी कोई पार्टी हो, एक जिम्मेदार नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि सही बात कहे। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो हिंदुओं के खिलाफ कई बार इस तरह की बयानबाजी करते हैं जो बिल्कुल उचित नहीं है? अब आपने सही सवाल मुझसे दागा जो मुझसे संबंधित है, मैं इसका जवाब गौरीशंकर जी देता हूं। बोलिए। इस देश के अंदर सरकार है, प्रदेश में सरकार है, कानून है, संविधान है। जिम्मेदारी किसकी है कार्रवाई करनी? यदि मैं गलत बयान देता हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार कानून के अनुसार से मुझे कार्रवाई करे, मुझे उठा के अंदर डाल दे। 1 मिनट लगना चाहिए इसमें। आखिर विलंब किस बात का? डरती क्यों है सरकार? मैं वही तो पूछ रहा हूं। या तो इनका अपना घर मिट्टी का इसलिए डर रहे हैं, इनको डरने की जरूरत है। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के पत्थर नहीं फेंकते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं जिस विकास की बात कर रहा था, एक नई परंपरा का आगाज उत्तर प्रदेश की सरकार को करना चाहिए। आप इतना बड़ा 6 लाख करोड़ का बजट लेकर आए हैं, आप बुलाते अखिलेश जी को, नेता प्रतिपक्ष हैं, बोलते कि अखिलेश जी आप बैठिए हमारे साथ में, ये हमने बनाया है, इसके लिए आपकी सलाह चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश के विकास के अंदर जो बेंचमार्क हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने उस समय में स्थापित किए हैं, वो आज भी एक बेंचमार्क बने हुए हैं। क्योंकि आप उनको बीट नहीं कर पाए। अखिलेश यादव ने कभी बुलाया नहीं? हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, हमने काम किया उस समय। नहीं, एक मिनट। आप जो सलाह दे रहे हैं कि मुझे मतलब अखिलेश यादव जी को बुलाया जाता, उनसे सलाह ली जाती। 12 से 17 के दरमियान अखिलेश यादव ने किसी बीजेपी नेता को बुला करके या किसी बड़े प्रोफाइल के नेता को बुला के अपनी रणनीति बताई? शंकर जी, मैं जवाब देता हूं आपकी बात का। तो फिर आप इस तरह की उम्मीद नहीं, बिल्कुल मैं बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं। 5 वर्ष 2012 से 2017 के बीच की जो 5 वर्ष हैं वो उत्तर प्रदेश के स्वर्णिम काल के वर्ष हैं। उनमें सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। आज की तारीख में अगर वो बुलाते, नहीं मैं एक बात कह रहा हूं, ये परंपरा योगी जी चालू कर दें। हम तो सलाह दे रहे हैं, ये परंपरा चालू कर दीजिए। और दूसरी चीज, 50 करोड़ तक के ये परंपरा सिर्फ जो है बीजेपी की तरफ से ही क्यों चालू किया जाए? नहीं, आपके पास भी एक अच्छा खासा अनुभव रहा उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने का। मनोज पंडित जी से मैं इस पर रिएक्शन लेना चाह रहा था, लेकिन 2 मेहमान इस वक्त हमारे साथ और जुड़ चुके हैं। जयकरण वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रदेश महासचिव कांग्रेस के। जयकरण वर्मा जी, आपका स्वागत है सर। बाबा महादेव जी इस वक्त हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु बाबा महादेव जी, आपका स्वागत है। चलिए, मैं जयकरण वर्मा जी के पास में आना चाहता हूँ। वर्मा जी, एक बात बताइए, कानपुर हिंसा में अब हिसाब होने लगा है, कई तरह का एक माहौल ही बना हुआ है कि कानून का राज है और उपद्रवियों को
उपद्रवियों के लिए कोई जगह नहीं है, बुलडोजर चलेगा, जुर्माना लगेगा, घर टूटेगा, आप पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, एक अलग तरह का माहौल बना हुआ है। थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी का इस पूरे मामले में क्या स्टैंड है। ठीक है, आपके पास बहुत ज़्यादा सीट नहीं है वहाँ पर, फिर भी एक मजबूत विपक्ष समाजवादी पार्टी को पीछे से समर्थन तो देते ही देते हैं आप लोग, तो क्या स्टैंड बनाकर रखे हुए हैं कि सरकार जो कर रही हो तो बेहतर है ना, ठीक तो है, यही तरीका है उपद्रवियों से निपटने का? सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से कानपुर ही नहीं, उनके मुख्यमंत्री जी का, उनके गृह मंत्री जी का अगर जो वक्तव्य देखा जाए हाँ। तो ये नफरत भरी बात बोलते हैं। इनसे उम्मीद करना कि उत्तर प्रदेश और देश में भाईचारा पैदा होना, ये बेईमानी होगी। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कानपुर की घटना हुई और जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि वहां पर धरपकड़ हो रही है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं या लोग अपने आप को सरेंडर करने का काम कर रहे हैं, मेरा प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, माननीय योगी जी से। माननीय योगी जी, जब आप बोलते हैं तो आपके मुंह से भाईचारा नहीं, आग उगलने का काम करते हैं। हमारे देश के गृह मंत्री जब बोलते हैं तो वो ऐसा कहीं से नहीं लगता कि वो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, वो भी कहीं न कहीं देश को तोड़ने वाली बात करते हैं, नफरत फैलाने वाली बात करते हैं। जैसे क्या उनके क्या मुंह से बात भी लगी आग आपको निकलती है। नफरत फैलाने वाली? बोलिए ना, ऐसे ही आप बोले जा रहे हैं, आप- बात बताइए आप- पहले। आप कौन सी बात आप आपको एक लगी बात कि देख सीएम लीजिए। योगी की तरफ से माननीय नफरत योगी फैलाने वाली जी- बात की जाती है? माननीय योगी जी इतने अनुभवी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए कह रहा हूं आपसे, हमारे मुख्यमंत्री जी इतने अनुभवी हैं कि जिनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे दर्ज हुए, आज वो मुख्यमंत्री जी किसी के ऊपर बुलडोजर चलाने से नहीं हिचकते, पुलिस से तांडव करवाने के लिए नहीं हिचकते, पुलिसिया कार्रवाई से उनको भय नहीं लगता। करण जी, आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो हिंसा हुई, जिस तरह से पत्थरबाजी हुई, इन उपद्रवियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो सरकार दरअसल गलत कार्रवाई कर रही है, नहीं करनी चाहिए। सरकार इसलिए गलत कार्रवाई कर रही है कि उपद्रव सरकार की देन है। उपद्रव जो घटनाएं हो रही हैं, जहां भी हिंसा हो रही है, जहां भी बवाल हो रहे हैं, ये घटना हो क्यों रही है, इसका दोषी अगर जो कोई है तो शुद्ध रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार है, उत्तर प्रदेश के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हैं। पत्थर फेंकने वाले को छोड़ दिया जाए करण जी, पत्थर जी। फेंकने वाले को छोड़ दिया जाए कि जाइए, मतलब गलती होगी, हम ही लोग से गलती हो गई, आप लोग तो अच्छे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पत्थर चला क्यों, इस जड़ में कोई नहीं चला क्यों भाई साहब? हिंसा हुई ना कानपुर में, हिंसा करने वाले कानून के खिलाफ काम तो किया उन्होंने, तो जो कानून के खिलाफ जिन्होंने काम किया उपद्रवी हैं, तो उपद्रवियों के खिलाफ जिस तरीके से सरकार निपट रही है, आप समर्थन नहीं करते उसका? मतलब एक तरफ आप हिंसा करवाएंगे, दूसरी तरफ सामान्य दोनों अलग मसला है ना भाई साहब, दोनों अलग मसला है। करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिंसा हो क्यों रही है, इसकी जड़ में क्यों बात नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आग की तरह क्यों बयानबाजी करती है? अगर जो हमारा भाईचारा कायम है तो नफरत फैलाने का काम तो ये बयानबाजी करने में कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से आगे कौन हो सकता है करण जी? जय करण जी, नाम गिना दूं? नाम गिरा दूं? मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा, आपकी पार्टी में बड़े नेता थे, कपिल सिब्बल जी ने क्या कहा, दिग्विजय सिंह ने क्या कहा, राहुल गांधी क्या कहते हैं, वो भी तो बड़ा अनाप शनाप है ना, बयान देते रहे, शशि थरूर भी कई बार दे चुके हैं, तो आप लोग तो कार्रवाई भी नहीं करते हो। वो देश के हित में देते हैं, भाईचारा कायम रहे। अच्छा, तो ये देश के हित में दिया गया बयान था मणिशंकर अय्यर जी का, कपिल सिब्बल जी का, जिन्होंने कहा था कि दशरथ एक राजा थे, 10,000 कमरे थे, किसमें राम जन्म पैदा हुए किसको पता है। क्या ये ठीक, क्या आपके पार्टी के नेता की तरफ से बयान सही था कि हिंदू आतंकवाद भी एक है जो समझना जरूरी है? क्या आपके नेता की तरफ से बयान देना सही था कि कट्टर हिंदू आतंकवाद से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं? क्या ये बयान देना आपके नेता का सही था कि हिंदुत्व जो है ISI और बोको हरम की तरह है? बताइए सर। आपने बहुत गिना दिए, मेरे भी अभी लंबी लिस्ट है सर, उतना वक्त नहीं तो पूरा गिना दूं आपको। मैं आपकी भावनाओं को समझ गया। मेरा इतना कहना है, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री, जिस देश का गृह मंत्री, जिस देश का प्रधानमंत्री जब बोलता हो
तो नफरत भरी बात बोलता हो उस देश और मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि नफरत भरी बातें कब लगी, कौन सी बातें, जरा कुछ मुझे बताइए आप। ऐसे ऐसे बोलने से थोड़ा ही होता है, आरोप लगा दिया जय किरण जी और उस बात को हम बिलीव कर लेंगे। कौन सी ऐसी बात योगी जी की, कौन सी ऐसी बात आपको लगी कि वो नफरत भरे अंदाज में बोल रहे हैं, है ना? राजनाथ सिंह नफरत भरे अंदाज में बोल रहे हैं या पीएम मोदी नफरत फैलाने का काम करें? बताइए, कुछ तो स्टेटमेंट बताइए भाई साहब, ऐसे हवा में बात कर रहे हो आप। मुस्लिम स्कॉलर इस वक्त हमारे साथ एक और जुड़ चुके हैं, उनके पास जाने से पहले मौलाना एजाज अथर जी हमारे साथ हैं। स्वागत है सर आपका। मैं लेकिन बाबा महादेव जी के पास में आना चाहता हूँ। महादेव जी, एक बात बताइए, नुपुर शर्मा ने जो कहा पैगंबर मोहम्मद के बारे में, वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। धर्म कोई भी हो, इस्लाम धर्म है, हिंदू धर्म है, ईसाई, सिख, कोई भी धर्म है, किसी धर्म विशेष की आस्था पर सवाल उठाना कहीं से भी ठीक नहीं है। उसी तरह से जब दिग्विजय सिंह की तरफ से, मणिशंकर अय्यर की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की भी कई नेताओं का नाम इसमें आता है जिन्होंने, है ना, हिंदू धर्म के खिलाफ कई आपत्तिजनक बातें की। मुलायम सिंह यादव तो यहाँ तक कह दिए थे कि गोली चलाना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो मुसलमान हमसे नाराज़ हो जाते। ये चीज़ें ऐसी बात तो नहीं कि नई है बाबा महादेव जी, फिर भी हिंदू, है ना, हिंदू देवी देवताओं को लेकर हम लोग सॉफ्ट हो जाते हैं। पैगंबर मोहम्मद पर कुछ बोल दो तो ऐसा लगता है कि पूरे देश में दंगा फैल जाएगा। ये तो कार्रवाई करने का जो मापदंड भी तो दोहरा मापदंड है ना महादेव जी। आप लोग बोलो तो ठीक है, आपके ऊपर बोला जाए तो पत्थर उठा लोगे, है ना, दंगे फैला दोगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसको सुलझाया जा सकता है अच्छे से, बताइए। मेरी आवाज आप सुन रहे हैं? जी बोलिए सर। देखिए, हर हर महादेव करके प्रारंभ करता हूँ कि एक बात यह है, अभी जो है नुपुर शर्मा जी के ऊपर जो चीजें हुई हैं, नुपुर शर्मा जी ने इतना कहा कि 6 वर्ष की आयशा के साथ विवाह किया, 9 वर्ष के विवाह का कॉन्ट्रैक्ट किया, 9 वर्ष में विवाह किया। तो ये इनके मौलाना जाकिर नायक, इनके सभी मौलाना भी ये कहते हैं। तो इसमें क्या मैं पूछना चाहता हूँ मौलाना, नहीं, क्या गलत है क्या सही, मैं जाना नहीं चाहता उसमें, मैं जाना, आप दूसरी बात मैं नहीं जाना चाहता, मैं जानना चाहता, एक बात बताइए। हाँ, मैं जानना ये चाहता कि पैरामीटर इतना कमजोर क्यों है। और दूसरी बात यह है कि 350 वर्षों से भगवान शंकर के ऊपर वजू किया जाता रहा, खुला किया जाता रहा, क्या ये पाप नहीं है? और वैसी जी का जो बयान है भगवान के संबंध में, क्या ये पाप नहीं है? और अगर इसी प्रकार से हिंदू हमेशा संविधान के आधार पे चला, न्याय के आधार पे चला, अगर सभी हिंदू अगर पत्थर उठा लें और इसी प्रकार से प्रक्रिया करने लगे तो देश कहाँ जाएगा? ये छोटी छोटी बात पे देश को जलाने पे उछल जाते हैं, पत्थर बहाने लगते हैं, देश को एक अखाड़ा बना देते हैं। क्या ये उचित है? और अगर ये अनुचित है तो योगी जी का कार्रवाई भी सही है और उनके पश्चात बुलडोजर चलना भी सही है और उसके पश्चात उनको दंड मिलना भी उचित है। मुस्लिम स्कॉलर एजाज जी के पास आते हैं सर, थोड़ी देर के बाद आएंगे महादेव जी आपके पास। नहीं सकता, अगर कोई भी खेलेगा। हाँ बिल्कुल मैं समझ गया आपकी बात। मैं एक सवाल मौलाना जी से पूछना चाह रहा हूँ। एजाज अथर जी हमारे साथ है। अथर साहब, एक बात बताएं, कानपुर हिंसा के पीछे की असली वजह सबको पता है। असली वजह, कुछ लोग उसमें जानबूझ करके धार्मिक संवेदना को भड़काने का काम किया। नुपुर शर्मा की तरफ जो बयान दिया गया, दरअसल वही एक असली वजह नहीं है। कुछ लोगों को नेतागिरी चमकानी थी इसमें। ये नेतागिरी चमकाने वाले लोगों को आप लोग कैसे बर्दाश्त करते हो, ये पहले बताइए। जो धर्म के आधार पर नेतागिरी चमकाने की कोशिश में पत्थर फेंकवा देते, कानून को अपने हाथ में ले लेते, अब पोस्टर चिपका हुआ है, लोग सरेंडर कर रहे हैं, बुलडोजर चलेगा, जुर्माना लगेगा, घर टूटेगा, फिर धमकी दी जाती है कफन बांध लेंगे, बाहर आ जाएंगे, कानून की ऐसी की तैसी। बताइए, आप मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते इस्लामिक जो इस तरह से चीज़ें को लेकर के लोग अनाप शनाप बातें करने लगते हैं, इसका कुछ तो उपाय है ना भाई साहब? कुछ तो हम लोग सोचेंगे समाज के बारे में, देश के बारे में, कैसे ही चलेगा? देखिए, बिल्कुल देश के बारे में भी सोचना चाहिए और समाज के बारे में भी सोचना चाहिए, और ये जो नफरत की दीवार खड़ी हो रही है इसके बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन सबसे पहले ये चीज सोचना चाहिए है कि किसी भी धर्म के पूजनीय को या जिनसे आस्थाएं जुड़ी हुई हों उनको पूरा भला या उनकी शान में टिप्पणियां नहीं करना चाहिए। हम सख्त अल्फाज में नुपुर शर्मा की मजम्मत करते हैं जिसने प्रॉफेट मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी की है,
उसको किसने अधिकार दिया था? हमारा देश, हमारा संविधान तमाम मजहबों की इज्जत करना सिखाता है और हमारा इस्लाम धर्म इस बात की इज्जत आपका करना धर्म नहीं सिखाता है। सिखाता कि भगवान शंकर के ऊपर कुल्ला करना सिखाता है? नहीं, हरगिज नहीं, हमारा इस्लाम धर्म नहीं सिखाता। 350 साल से आप कुल्ला करते रहे, एक भी मुसलमान आकर ये नहीं बताया कि वहाँ पर भगवान शंकर का शिवलिंग है और हम ये कुकर्म कर रहे हैं। भाईचारा निभाने की आप बात करते हैं, तो आप ये सिखाते हैं। आपका धर्म बहुत सम्मान करता है। आपके अगर मोहम्मद साहब का सम्मान है, इज्जत है, तो हमारे भगवान भोलेनाथ का भी सम्मान है। हमारा धर्म कहता है। आपका धर्म तो है ही नहीं, मजहब है। धर्म तो आप जानते ही नहीं। इनको बीजेपी ने निलंबित किया है, ये बहुत काबिले तारीफ कदम है बीजेपी नहीं का। नहीं, आप लोग एक नंबर के ये गलत आचरण करते हैं और दोहरा जीवन जीते हैं। सजा भी दी जाना दूसरे के पूजनी का अपमान करते हैं और आपको कुछ कह दे तो गला काट देंगे, आंखें फोड़ देंगे, उंगली काट देंगे। ये क्या है समाधान? नहीं, और दूसरी बात ये है कि ये जो दंगा हुआ और आप कह रहे हैं कि धर्म नहीं सिखाता ये, और पोपट साहब का और एजाज जी बाबा महादेव जो पूछ रहे हैं सवाल उसका जवाब दीजिए, इधर उधर की बात मत कीजिए। क्या मोहम्मद साहब जी ने 6 वर्ष की आयशा के साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया? क्या 9 वर्ष की आयशा के साथ विवाह नहीं किया? आप हमसे आकर के पूछिए प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में, उनके अहले बैत से उनका किरदार। अरे भाई, पूरा किताब हदीस है, मैंने हदीस पढ़ के बता रहा हूँ। उनको नवाजों से पूछिए उनका कैरेक्टर, आप बादशाहों के जरिए कमाल की बात है, वही तो पूछ रहे हैं कि यही तो उन्होंने कहा कि 9 वर्ष की आयशा के साथ विवाह किया, तो गलत कहा क्या? सारे मौलाना यही कह रहे हैं, लेकिन आपको तो ढंग से बात नहीं करना, तुरंत गला काट देंगे, आंखें फोड़ देंगे, उंगली काट देंगे। क्या मतलब है? जो कह रहा है बिल्कुल गलत है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। जो कह रहा है अरे अब देखिए, अगर आप लोगों के अंदर क्षमा मांगना चाहिए था। 350 साल से वजू करते रहे और हिंदू समाज धैर्य के साथ बात कर रहा है, फिर भी हिंदू समाज संतोष बनाकर बात कर रहा है, भाईचारा और सौहार्द बना के बात कर रहा है। लेकिन हमने तो कभी आगे फोड़ने की और गला काटने की बात नहीं हाथ में लिया, उसने गलत किया, उसके सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। भाई साहब, एक तरफा मजम्मत क्यों करते हैं आप? एक बात दो तरफा कीजिए ना, हर जगह मजम्मत करनी है तो हर जगह मजम्मत कीजिए। बिल्कुल मजम्मत, हर जगह मजम्मत करते हैं। तो जो सवाल पूछ रहे हैं महादेव जी, जो सवाल पूछ रहे हैं कि शिवलिंग को लेकर के जब कई लोगों को पता था, कई मुस्लिम तो कहते हैं कि वो शिवलिंग है, तो कई लोग जाकर उसका विरोध क्यों नहीं किए? कई जो काजी और मौलवी हैं या हाजी हैं, वो खुलेआम हिंदुओं को गाली देते हैं, उसकी मजम्मत क्यों नहीं करते आप लोग? देखिए, अभी तो ये मामला बहुत अर्ली है कि शिवलिंग है या फव्वारा है। अरे सुनिए, अभी एक मौलाना, एक मिनट भाई साहब, अभी आपके एक मौलाना बोले कि अगर पता होता कि शिवलिंग है तो मैं उसको फोड़ डालता। हाँ, क्या आप लोगों ने उसका विरोध किया? नहीं, कोई नहीं किया। बोलिए, मजम्मत करते हैं भाई साहब। आपके मुस्लिम स्कॉलर, एक मिनट तो आग लग गई, आपको तुरंत आग लग जाती है, काट डालेंगे, मार डालेंगे, फोड़ डालेंगे, देश को जला देंगे, ये रटे और देश में बाकी लोग ताली बजाएंगे। रटे हुए जुमलों चुपके रहिए आप। नहीं, इसका जवाब दीजिए महादेव जी जो पूछ रहे हैं। एक मौलाना ने कहा कि अगर शिवलिंग भी है और हमें अगर पता होता कि शिवलिंग है तो उसको ढा देते, उसकी मजम्मत आपने किया भाई साहब? ऐसा हैगा? नहीं, अभी जवाब दीजिए ना। अभी मजम्मत कर रहे थे ना आप विरोध कर रहे थे ना, तो उस मौलवी ने जो दावा किया, जो उसने धमकी दी, उस धमकी की मजम्मत करते हैं नहीं करते आप? देखिए, हर धर्म का एहतराम सिखाता है। अगर कहीं पर मस्जिद है, अजीब भाई साहब, अजीब तरह की बात है भाई साहब। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, महादेव जी सीधा सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मजम्मत आप एक तरफा करते हो। आप है ना, आप भी मौलाना है ना। एक मौलाना की तरफ से कहा गया कि अगर मुझे पता होता कि शिवलिंग है तो मैं पहले ही ढा देता, उसको खत्म कर देता। मजम्मत करते हैं इस बात की? नहीं करते हैं। उस मौलाना को कभी, उस मौलाना के बयान का मजम्मत किया आपने? अपना मौलाना का इंडिविजुअल बयान होगा क्या भाई साहब? इंडिविजुअल बयान हो गया, ये हो गया, है ना। बड़ा अजीब तरह की बात, बड़ा एक तरफा आप लोग मजम्मत करते हो। जो मजम्मत शब्द है ना, उसको थोड़ा सा आदर दीजिए आप लोग, है ना, सम्मान दीजिए उसको आप लोग। आप कैसी मजम्मत चाहते हैं? कैसे मजम्मत की जाए? तो उस मौलाना के खिलाफ ट्विटर पे कुछ, है ना, ट्विटर पे आप लोग कुछ चला करके पूरा ट्रेंड क्यों नहीं करवाया? आप किन शब्दों में चाहते हैं कि मजम्मत की जाए? आदमी पार्लियामेंट्री लैंग्वेज। चलिए ठीक है भाई साहब, अब यही करोगे आप, यही सब कीजिए।
चलिए आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तुरंत हाजिर होते हैं। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि कानपुर हिंसा के बाद जो उपद्रवी हैं उनके खिलाफ कड़ा प्रहार हो रहा है योगी सरकार की तरफ से। योगी सरकार ने सीधे तौर पर एक बड़ा मैसेज दिया है कि उत्तर प्रदेश में उपद्रवियों के लिए कोई जगह नहीं है। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहे थे मुस्लिम स्कॉलर मौलाना एजाज अथर जी से। उन्होंने बस एक तरफा विरोध मतलब किसी बात का उन्होंने एक तरह से विरोध किया, लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि जब एक मौलाना की तरफ से कहा गया कि शिवलिंग अगर मुझे पता होता तो मैं पहले उसको ढा देता, उसका विरोध करने में इनको दिक्कत हो रही है। उनका कहना उनका इंडिविजुअल बयान है, तो उस हिसाब से नुपुर शर्मा भी कह सकती है कि मेरा इंडिविजुअल बयान है, तो फिर आप लोग इतना बवाल क्यों कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है तो हंगामा कर दो, दंगे फैला दो, और अगर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कोई बोलता है तो ताली बजा करके मजाक उड़ाओ। ऐसा नहीं चलेगा ना। पैगंबर मोहम्मद के बारे में भी कुछ नहीं बोलना है तो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ भी कुछ नहीं बोलना है। तो हमारे देश में क्या जरूरत है? देव निंदा कानून की जरूरत है। देव निंदा कानून की जरूरत है, ऐसा लग रहा है। अगर पैगंबर मोहम्मद पर उनके खिलाफ कोई टिप्पणी पर इतना बवाल हो सकता है, हंगामा हो सकता है, तो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलने पर भी इतना हंगामा होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो देव निंदा कानून की आवश्यकता है हमारे देश में, ताकि जो राजनीति करने वाले लोग हैं ना उनको खामोशी में रहने की आदत पहले डालनी होगी। मैं आता हूं इस वक्त मनोज पंडित जी के पास में आ रहा हूं। मनोज पंडित जी, क्या आप लोग को नहीं लगता है, ठीक है हिंदू धर्म क्या है, इस्लामिक धर्म क्या है, सिख धर्म क्या है, ईसाई धर्म क्या है, सब धर्म को अपनी अपनी जगह छोड़ दीजिए, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता इसके बावजूद धर्म के मसले पर कभी ना कभी ऐसी चीजें देखने को मिलती है, तो लगता है देश में जरूरत है, कुछ कानून की जरूरत है। देवनिंदा कानून क्यों नहीं लाते आप लोग? क्यों इतना पॉलिटिक्स फैला रखे हो? देवनिंदा कानून लाओ आप लोग। इस घटना के बाद तो ये कमी महसूस होने लगी है कि आप किसी को कुछ भी बोले कोई दिक्कत नहीं है, और कोई आपको आईना दिखा दे तो आप आपा खो दें। तो हमें लगता है कि इस घटना के बाद इस सब चीज की आवश्यकता पड़ेगी, और ये होना भी चाहिए। आप देखिए कि सारी चीजें, अगर कोई चीज हम और आप सब टीवी पे बैठ के डिबेट कर रहे हैं, उसका एक मतलब ऐसा कंक्लूजन है कि हम इस जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि क्या होना चाहिए। पर लेकिन आप इस डिबेट को ऐसा बना दें कि जो कोई सुनना ना पसंद करे और उस पर चीजें कीचड़ उछालना चालू कर दें और वो उसको व्यक्तिगत रूप पे आ जाए, तो ये कोई मतलब नहीं निकलता इस बात का। आप ये देखिए कि क्या डिबेट चीजों पे होती है, तथ्यों के आधार पे होती है। आप उसको लेके उसकी माँ को, बहन को, उसके परिवार को, उन सबको सीधे सीधे आप थ्रेट देने लगेंगे तो चीजें कैसे चलेंगी? जी हरिशंकर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है मनोज पंडित जी, पूरी बात कीजिए आप। तो मेरा मानना यह है कि बिल्कुल देश में एक ऐसा कानून भी होना चाहिए कि कोई भी किसी के देवी देवता के लिए अगर बुरा बोलता है तो उसको जरूर उठा के अंदर डालो, ताकि उसको पता हो कि ऐसे बोलना नहीं है हमें। अभी जो उत्तर प्रदेश में आप कह रहे हैं बिल्डोजर चलेगा, बिल्कुल चलेगा, पोस्टर लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे, क्योंकि आपको जिस प्रदेश में आप रहते हो वहां आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कानून का राज है। कानून की जनता ने दोबारा हमें इसीलिए चुना है कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के ऊपर वोट डाला है उसने। तो हमारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जिन लोगों के मन में जो दहशत, जो भय नहीं है, उस भय को दोबारा खड़ा किया जाए। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को भी उठा नहीं, ठीक है, मैं समझ गया। देखिए क्या है, कानून तो कानून है, क्या उत्तर प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश, क्या बिहार, क्या दिल्ली, है ना, कहीं भी जाइए, कानून के बिना तो कुछ भी नहीं है। कानून से चीजें तो चलेंगी ही चलेंगी। फिर प्रशासन का क्या मतलब हुआ, सरकार का क्या मतलब हुआ? अगर कानून कोई अपने हाथ में ले रहा है तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई बनती ही है। कार्रवाई करने का तरीका कैसा है अलग बात है। कोई सरकार बहुत कड़े ढंग से कार्रवाई नहीं करती है, कई सरकार इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती है। उत्तर प्रदेश में इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है, इससे कई लोगों को परेशानी हो रही है। आशुतोष शर्मा जी के पास में आना चाहूँगा। आशुतोष जी, एक बात बताएं, क्या देश में, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि किसी धर्म विशेष के बारे में अगर कुछ कह दिया जाता है तो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से पूरा अरब देश, पूरी दुनिया में वो चीज़ें फैल जाती है और ऐसा दिखा दिया जाता है कि भारत में
दरअसल बहुत ही ज़्यादा इनटॉलरेंस है। यहाँ पर धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा तालमेल का बहुत ही अभाव यहाँ पर दिख रहा है, ऐसा शो किया जाता है। जबकि यहाँ पर हिंदू धर्म की आबादी सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा मजाक हिंदू देवी देवताओं का किया जाता है। इसको कभी भी, है ना, हिंदुस्तान से पाकिस्तान, अरब देश से होकर पूरी दुनिया में कहीं फैलते नहीं देखा गया। तो क्या ज़रूरत है इस देश को इस वक्त? गौरीशंकर जी, भारत जैसा देश विश्व में कोई देश नहीं है। हर धर्म को, हर मजहब को यहाँ पे अपनी भावना को व्यक्त करने की पूर्ण रूप से छूट है। लेकिन फिर भी जैसा कि हिंदू धर्म इस देश का सबसे बड़ा धर्म है, लगभग 100 करोड़ की आबादी हिंदू धर्म को मानती है, और उसके ऊपर दूसरे धर्म के जो अपने को अल्पसंख्यक कहते हैं, विभिन्न किस्म की देवी देवताओं पे और लोग चीज़ों पे टिप्पणी करते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अगर किसी एक व्यक्ति ने कह दिया मोहम्मद साहब के बारे में, उसके ऊपर इतना बवंडर बन गया कि पाकिस्तान के जरिए जाते जाते पूरे अरब देश उसके प्रति सजग होकर के उस पर टिप्पणी कर रहे हैं कि इस पर कठिन से कठिन कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब वही माइनॉरिटी वर्ग हिंदू धर्म के देवी देवताओं के ऊपर अपशब्द बोलते हैं, अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो मैं ये कहता हूँ कि हिंदू धर्म इतना टॉलरेंट देश है, भारतवर्ष इतना टॉलरेंट है कि सभी धर्मों का बराबर से सम्मान करता है, और अभी तक सभी का पूर्ण रूप से स्वतंत्र। चलिए मैं आता हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं आता हूँ आपके पास। आप इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। नवीन दुबे जी एक बात बताएं, क्या वाकई में देश ऐसे चलेगा? देश ऐसे चलेगा कि सब कुछ एक तरफा दिखाई देता हो कि ये धर्म है, इसके खिलाफ अगर कुछ बोलेंगे तो बवाल हो जाएगा, ये धर्म है, इसके खिलाफ कुछ ही बोल लीजिए, कुछ ही बोल लीजिए, है ना, उसके आराध्य देव के साथ कुछ भी कर लीजिए, है ना, उसके आराध्य देव को, है ना, उसके ऊपर शौचालय बना दीजिए, है ना, उसके ऊपर सालों साल तक उसको पानी में डुबो कर रखे रहिए, शिवलिंग मानने के लिए तैयार नहीं रहिए, फव्वारा उसको घोषित करवाने की कोशिश करते रहिए, लेकिन ये पूरा हिंदू समाज कुछ नहीं बोलेगा। क्या ऐसे चलेगा? एक तरफा इस तरह से चीजें चलेंगी, या कानून का राज है, कानून के हिसाब से चीजें चलेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं गौरीशंकर जी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी आप जो देव निंदा कानून लाने की बात कह रहे थे, हमारे देश में आईपीसी 295A और आईपीसी 153 का ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो और जिसके अंतर्गत तो एग्जिस्ट करने सजा के का बाद प्रावधान है। मैं अभी एक मौलाना साहब की बात चल रही थी, जिन्होंने ज्ञान वापी में मिले जो भी हैं, वो भगवान शिवलिंग हैं, वहां भोलेनाथ हैं या फुहारा है, दोनों चीजों को मैं ले लेता हूं। जो भी है, ये मैटर अभी सब जुडिस है, न्यायालय के अंदर विचाराधीन है कि वहां क्या मिले हैं। हम उस पर अगर अपनी कोई टिप्पणी कर देते हैं या करते हैं, वो गलत है, नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं ये बात मानता हूं कि यदि हिंदू समाज के लोग की आस्था है, उन्हें लगता है कि वहां पे वो शिवलिंग थे, तो मौलाना साहब ने जो टिप्पणी की है बिल्कुल वो कंडेमेबल है। और जिन धाराओं का मैंने अभी जिक्र किया है, इन धाराओं में नूपुर शर्मा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उन मौलाना साहब के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये हुई पहली बात। दूसरी बात मैं करता हूं कि जब हमारी धार्मिक भावनाएं हमारी हर शिवलिंग से जुड़ी हैं, चाहे वो शिवलिंग हमारे गली मोहल्ले के एक छोटे से मंदिर का हो, या वो बाबा बैजनाथ धाम हो, या बाबा विश्वनाथ धाम हो, या बाबा बासुकीनाथ धाम हो, मैं सब जगह जाता रहा हूं। जब आपने वाराणसी का सौंदर्यीकरण किया, स्मार्ट सिटी बनाया, तो जो छोटे छोटे मंदिर वहां गलियों में थे, उनको उठाकर आपने लंका थाने में ले जाके डंप कर दिया। और नगर निगम की जिन गाड़ियों से गया है, वो प्रत्यक्ष जर्सी बनारस के लोग जानते हैं। और बनारस एक शिव की नगरी कही जाती है। बनारस के रहने वाले, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उन सब की आस्था बाबा विश्वनाथ में है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। इसीलिए मैं समझता हूं वाराणसी में रहने वाले किसी भी एक हिंदू का या किसी मुस्लिम का कोई भी इस तरीके का कंट्रोवर्शियल बयान नहीं आया है। हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम सामाजिक सौहार्द को बनाकर रखें, और ऐसे तत्व, चाहे वो किसी भी समाज से, किसी वर्ग से, किसी जगह से आते हों, उनको कंडेम करें, उनको रोकें, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, पहला दायित्व है कि हम समाज का सौहार्द का वातावरण करें। और यदि कोई गड़बड़ करता है तो सरकार का दायित्व बनता है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ करे, ताकि चलिए लोगों का विश्वास कायम रह सके। और इस तरीके की मैं आता हूं, थोड़ी देर के बाद आता हूं। जयकरण जी इस वक्त हमारे साथ हैं। जयकरण जी, एक बात बताएं, वैसे तमाम आपकी पार्टी के तमाम बड़े नेता जिन्होंने हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ टिप्पणी की,
क्या समय नहीं है अब भी उनकी आलोचना करने का? क्या आप लोग अब उनकी आलोचना नहीं करेंगे? आप लोग क्यों नहीं आगे बढ़कर के उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कहते हैं? नाम है ना, लिस्ट आपके पास भी है, 2-4 नाम तो मैंने बता ही दिया है। अगर नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई बीजेपी ने की तो फिर दिग्विजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? राहुल गांधी के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? कपिल सिब्बल के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होनी? वैसे तो अभी आपकी पार्टी में नहीं है। मणिशंकर अय्यर के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? सलमान खुर्शीद के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? इन सभी को पार्टी से बाहर निकालो भाई साहब। नुपुर शर्मा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। नुपुर शर्मा के खिलाफ जो होना था बीजेपी ने कर दिया। आप इन तमाम नेताओं के खिलाफ, ठीक है, आप कह रहे हैं ना कि देर से बीजेपी की तरफ से क्यों कार्रवाई हुई। मैं कह रहा हूं चलिए आपको और टाइम दे दिया गया है ना। अलग अलग वक्तों में इन लोगों ने हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है। कार्रवाई कीजिए, अभी पूरा वक्त है आपके पास। कांग्रेस के नेता जवाब दें। बोलिए, मेरी बात तो सुन लीजिए महोदय। बोलिए सर, मैं बोलिए। कह रहा हूं नुपुर शर्मा के खिलाफ जो भी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की वो हमारे और आपके नाते नहीं किया, उत्तर प्रदेश और देश के नाते नहीं किया। अरे आप करिए भाई, किसके नाते किया है मत बताइए। आपने अपने नेताओं के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं किया? जब नुपुर शर्मा के ऊपर क्यों कार्रवाई किया गया मत बताइए। आपके नेता जब गलत बोलते हैं तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। जनता पार्टी ने जिंदल और नुपुर को निष्कासित करने का काम किया या सस्पेंड करने का काम किया, इसमें भारतीय भाई साहब कहां आप लेके जा रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं इतना वक्त, सुनिए तो भाई साहब, जयकरण जी, इतना वक्त आपको दिया जा रहा है। मणिशंकर अय्यर ने पता नहीं कब कहा, कपिल सिब्बल जी ने पता नहीं कब कहा, है ना। राहुल गांधी विदेश गए थे, वहां पर हिंदू धर्म का उन्होंने, है ना, पूरी तरह से छीछा लेदर किया। जब कोई बात आती है सलमान खुर्शीद किताब लिख दिए, तो कर दीजिए ना कार्रवाई भाई साहब। अरे हमारे साल 2 साल देर ही सही, लेकिन कार्रवाई करके दिखाइए, तब तो लगे कि कांग्रेस पार्टी है ना हिंदू धार्मिक संवेदनाओं को लेकर के गंभीर है। आज आप मेरी बात नहीं तो सुन कीजिएगा। लीजिए, मेरे बात पर ही आप अपना बात करते थे, मैं बात आपसे नहीं कर पा रहा हूं। मैं कहता हूं हमेशा आप कांग्रेस की पुरानी बात को खोज देते हैं। 70 साल 80 साल की ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। जो काम पुरानी में तो फिर बहुत पुरानी बातें निकलनी शुरू हो जाएगी। आईना ही दिखाना है आपका कि खुद भी मिरर पुरानी में तो इतनी पुरानी और इतनी अजीब अजीब चीजें निकलेंगी ना भाई साहब की जवाब नहीं दे पाओगे। कहाँ लगा, इस पर भी आप चर्चा करेंगे क्या? आज विदेशों में हमारे मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी है, सम्मानित है प्रधानमंत्री, एक प्रतिष्ठित पद है जिसका ना हम कहीं से अपमान नहीं कर सकते, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी को किसी अन्य दल के हो। विदेश में नहीं कर सकते, विदेश में आपके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जाते हैं, है ना। भारत का छीछा लेदर करते हैं, हिंदुस्तान का छीछा लेदर करते हैं। अखबारों में खबरें आती हैं जय किरण जी, अखबारों में खबरें आती हैं कि राहुल गांधी ने क्या बोल दिया जर्मनी में जाकर, क्या बोल दिया इटली में जाकर, क्या बोल दिया फ्रांस में जाकर, अमेरिका में जाकर, लंदन में जाकर। वह कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता जब बोलता है तो देश हित में बोलता है, संविधान हित में बोलता है, भाईचारा के लिए बोलता है। पता नहीं सर, लेकिन मुझे बहुत डबल स्टैंडर्ड लगता है जब आप कहते हो कि नुपुर शर्मा के ऊपर कार्रवाई करने में भारतीय जनता पार्टी ने इतनी देरी क्यों की। तो मैं कह रहा हूं कि चलिए आप और वक्त ले लीजिए, है ना, आप और वक्त ले लीजिए। आप 6 महीने के अंदर कीजिए। मणिशंकर अय्यर को पार्टी से बाहर निकालिए, दिग्विजय सिंह को पार्टी से बाहर निकालिए। कपिल सिब्बल ने तो छोड़ दिया, लेकिन कार्रवाई तो उनके खिलाफ भी हो सकती है ना। सलमान खुर्शीद को पार्टी से बाहर निकालिए, राहुल गांधी को पार्टी से बाहर निकालिए, नहीं निकालिएगा, लेकिन है ना, ऐसे तुष्टिकरण वाला मामला नहीं चलेगा जयकरण वर्मा जी ना, ऐसे थोड़े होता है भाई साहब, ऐसे थोड़ा ही होता है। महादेव जी के पास आ रहे हैं। महादेव जी एक बात बताइए भाई साहब, बाबा महादेव जी आ रहे हैं, जयकिरण जी आ रहे हैं। बाबा महादेव जी एक बात बताएं, वहां शिवलिंग है या नहीं है, ये अदालत की तरफ से तय किया जाएगा। अब सुनिए जयकिरण जी, हो गया, ये अदालत की तरफ से तय किया जाएगा। लेकिन जब तक अदालत की तरफ से कोई बात सामने नहीं आती है, तब तक क्या शिवलिंग को फव्वारा कहना सही है? शिवलिंग के खिलाफ कोई, है ना, बकवास करना सही है? शिवलिंग के खिलाफ कोई अनाप शनाप बातें कह दे और बर्दाश्त को कोई कर ले, है ना, उसके खिलाफ कोई क्या कानून का दरवाजा नहीं खटखटाया जा सकता? कोई कैसे मुंह उठा करके कुछ ही बोल दे रहा है भाई साहब। बाबा महादेव जी,
भगवान शंकर को के शिवलिंग को सबसे पहली बात है कि वह मतलब 101% एकदम बिल्कुल विश्वेश्वर आदि भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है और वह अति पूजनीय है और अति पवित्र है। और दूसरी बात है, जो फव्वारा कर करके कह करके जो बार बार कर्म बना रहे हैं, ये सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास है और ये बहुत ही बड़ा पाप है फव्वारा कहना भी। दूसरी बात यह है कि जब मोहम्मद साहब के खिलाफ जब यही बात होती है कि कोई कुछ कह देता टिप्पणी तो बहुत बुरा लगता है, तो कहते हैं जो व्यवहार अपने लिए पसंद ना हो दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। लेकिन यह एक कौम ऐसी है कि इनको कुछ कह दो तो बहुत बुरा लग जाता है, इनको मच्छर भी काट ले तो पूरे देश पर हमला बताते हैं और बाकी लोगों की जान भी कट जाए, गला भी कट जाए तो भी कोई इनको फर्क नहीं पड़ता। बताइए एजाज साहब, मैं आ रहा हूं महादेव जी। एजाज साहब बताइए, कानपुर हिंसा कैसे हो गया, जरा बताइए किस तरह से अंजाम दिया गया कानपुर हिंसा? क्या होना चाहिए था? हाथों में पत्थर लेकर के फेंक रहे हैं, पुलिस वालों के ऊपर फेंक रहे हैं, दूसरे मजहब के लोगों के ऊपर फेंक रहे हैं। ऐसा माहौल तो अजीब तरह का माहौल कि क्या कानून व्यवस्था है, किस तरह का कानून का राज है ना, पूरी तरह से सारी चीजें खोखली साबित हो रही थी। कहाँ से इतना पत्थर आ गया? ये सुनियोजित तरीके से हो रहा था। बताइए ये कानपुर हिंसा की तैयारी कब से चल रही थी? आप लोगों को तो पता होगा ना भाई साहब एजाज जी। नहीं, देखिए ऐसा हैगा कि कानपुर हिंसा की हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जिन लोगों ने सड़क के ऊपर निकल के उपद्रव किया, ठीक है, सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं, लेकिन ये पता होना हमारा काम नहीं है। इंटेलिजेंस कहाँ सो रही थी, खुफिया एजेंसियां कहाँ सो रही थी? कोई बात नहीं, इलाज हो जाएगा। खुफिया एजेंसी अब काम कर रही है और बुलडोजर चलेगा, सब पता लग जाएगा। हाँ, बुलडोजर चले, वो सब पता लगाइए आप। और एक बात और है, कहने का मतलब आपने कहा ना कि खुफिया एजेंसी कहाँ सो रही थी? साहब बुलडोजर कोई घर की खेती नहीं है कि आप किसी के भी घर पे लेकर के चला दोगे। आप लोग तो ऐसे बुलडोजर को लेंगे। इस देश के अंदर क्या तालिबानी व्यवस्था बनी हुई है साहब? तालिबान से चल रहा है, तालिबानी प्रणाली से चलेगा ये देश, ये नई व्यवस्था चलेगा, ये संविधान से चलेगा? मजाक बना के रख दिया आप लोगों ने बुलडोजर संविधान ये कहता है क्या तमाशेबाजी बचपने वाली बात करते हैं आप लोग? संविधान ही है ये कि बुलडोजर चलेगा, संविधान ही है। बुलडोजर चलेगा, कोई मजाक है क्या? कानून का राज है इस देश के अंदर। तालिबानियों किसी सनकी की सनक से नहीं चलता है ये देश कानून व्यवस्था चलेगा। एजाज जी को बोलने दीजिए, तो बुलडोजर चलेगा। एजाज जी संविधान के अनुसार हो रहा है। बोलिए भाई साहब, जब से आप आए हो बस जो है मजम्मत ही कर रहे हो। कुछ तो बोलिए है ना, उससे आगे बढ़ के कुछ तो बात कहिए ताकि लगे कि हाँ एक मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर आपको बड़ा तकलीफ है, दुख है कानपुर हिंसा को देख करके। और जो लोग अनाप शनाप बातें कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो शिवलिंग के खिलाफ बात हो रहा हो, हिंदू धर्म के खिलाफ बातें हो रहा हो। आप सिर्फ जो है ना पैगंबर मोहम्मद के पीछे बस पड़े हुए कि बस वहां से आगे निकलना नहीं चाहते हो। वहां से आगे भी तो निकलिए ना भाई साहब, और भी धर्म रहते हैं ना हिंदुस्तान में। बेशक, देखिए जहां तक कि अभी आपने ब्रेक के बाद अपनी कमेंट्री दी, मुझे उससे थोड़ा सा इख्तलाफ है। आप जो बात कह रहे हैं कि साहब हिंदू देवी देवताओं को बुरा भला कहा जाता है तो चुपके रहते हैं, बिल्कुल गलत बात है कि जो लोग हिंदू देवी देवताओं को बुरा भला कहते हैं हम उनकी भी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं, इसलिए कि इस्लाम धर्म ने सबके इज्जत करना सिखाई है। अगर इस्लाम धर्म वो है जिसे कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम दूसरे के खुदाओं को बुरा भला ना कहो, इस्लाम धर्म वो हमको नहीं सिखाता। अब अगर कोई इस तरह की हरकत कर रहा है तो गलत कर रहा है, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। अगर तो आप लोग फरमान क्यों नहीं जारी करते? बाकी लोग फरमान जारी करते हो ना कि गला काट के लाने वाले को 1 करोड़ का इनाम, मुर्दा या जिंदा 10 करोड़ का इनाम। फिर ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों फरमान जारी क्यों नहीं करते हो? उनके खिलाफ भी फतवा जारी कीजिए आप। फतवा क्यों नहीं जारी करते आप लोग? ऐसा हैगा कि कोई क्या कह रहा है, ये उसकी हम जो भी इस तरह की देश को विभाजन करने की, तोड़ने की, आतंकवाद की। अच्छा, इस बात को आप गलत मानते हैं ना भाई साहब? एजाज जी इस बात को आप गलत मानते हैं ना कि अगर कोई मौलाना, सुनिए ना, अगर कोई मौलाना कहते हैं और ऐसी ताकतों को दबाना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ। एजाज साहब क्या आप इस बात को गलत मानते हैं कि कोई मौलाना अगर ये बात कहे कि अगर मुझे पता होता कि शिवलिंग है तो मैं पहले ही उसे तोड़ देता, ढा देता, उसे खत्म कर देता? इस बात से आप कितना सहमत हैं? नहीं है कि वो शिवलिंग है कि वो फव्वारा है, नहीं शिवलिंग है या नहीं, लेकिन फिर भी जब तक नहीं है तब तक हिंदू धार्मिक संवेदना के साथ छेड़छाड़ है ना भाई साहब? करना चाहिए, छेड़छाड़ है ना, आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए।
हमारा मजहब हमको यही सिखाता है कि हर मजहब की धार्मिक आस्था का सम्मान कीजिए। आप कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो, हर धर्म की धार्मिक आस्था का सम्मान करना चाहिए। क्या उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तो नहीं रहे। क्या आप सब धर्म की भावनाओं की कदर करते हैं? जब आप ही के धार्मिक नेता, हिंदू धर्म के नेता, देवी देवताओं के बारे में ऐसी आपत्ति चलिए ठीक है, सवाल हो गया, टिप्पणी आशुतोष करते जी, हैं, सवाल तो हो आप गया। मैं मनोज पंडित जी के पास आ रहा हूँ। मनोज पंडित जी एक बात बताइए भाई साहब, बुलडोजर की इतनी चर्चा हो रही है ना कि थोड़ा सा लग रहा है कि अब इसकी छवि थोड़ी सी नकारात्मक होती जा रही है। कुछ और उपाय निकालिए उपद्रवियों से निपटने के लिए, कुछ और है उपाय, कुछ तगड़ा प्रहार करने वाला जिसे सुनकर जानकर लगे कि हाँ। बुलडोजर बोलिए सर। सॉरी बुलडोजर वहीं चल रहा है जहाँ पे जो चीजें अनऑथराइज से बनी। हाँ। ऐसा नहीं है कि कोई चल जाए, ऐसा नहीं है। जो वहाँ पे किया जा रहा है, जो 4 SIT कमेटीज बनाई गई है, वो एक ही चीज को वेरीफाई करने के लिए बनाई गई। जिस तब तक कंप्लेंट आप देखिए, नवाज में आप लोग जा रहे थे, आप प्रधानमंत्री वहां पर हैं, राष्ट्रपति वहां पर है, मुख्यमंत्री वहां पर है, उसके बावजूद घटना हो रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग पहले से थी। नहीं, प्लानिंग पहले से थी, लेकिन प्लानिंग आप लोगों की तो फेल हुई ना मनोज पंडित जी। आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी जब इतनी डेंसिटी थी उस इलाके में? पहले से अगर प्लान था, इसके बाद भी ये चीजें हो गई, तब तो पूरी तरह से पोल खोल है इंटेलिजेंस का, पूरी तरह से पोल खोल है पुलिस प्रशासन का। इसका मतलब कमजोर और लचर व्यवस्था है। कानून का राज है कहना बड़ा आसान है, लेकिन कानून का राज चलाना कितना कठिन काम होता जा रहा है। फिर घर में या पत्थर, आप बताइए पत्थर नहीं, अगर है तो पता क्यों नहीं चला? इंटेलिजेंस सीआईडी होती है ना, प्रदेश लेवल पे सीआईडी होती है, पता क्यों नहीं चला उसको? इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? LIU होती है, CID। इतना सामान इकट्ठा कैसे हो गया? कैसे हो गया? पत्थर कैसे इकट्ठे हो गए? या फिर अगर इस इलाके में इस तरह की घटना होने वाली थी, तो फिर इस पूरे मामले में बहुत सारी एजेंसियों पर भी सवाल उठता है कि क्या कर रहे थे लोग। देखिए, हर जगह से लूप होल्स है, ऐसा नहीं है कि एक तरफा किसी के ऊपर आप, लेकिन जो उपद्रवी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें तो सब लोग कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक बात तय है कि एक तरफा सोच से बाहर निकलना होगा देश को, है ना। इस देश में सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, मुस्लिम धर्म ही नहीं, सिख ईसाई तमाम धर्म के लोग रहते हैं। हजारों जातियां, हजारों तरह की प्रथाएं हैं, लेकिन कानून सबके लिए एक है। एक कानून के हिसाब से चलना होगा, एक देश एक कानून के हिसाब से चलना होगा। और कोई अगर पैगंबर मोहम्मद के बारे में, है ना, बेकार की बातें करता है तो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। उसी तरह से जैसे हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कोई बातें करता है, तुरंत कार्रवाई कीजिए, ताकि सामने वाले को लगे कि मजाक का विषय नहीं है, ये धार्मिक आस्था का सवाल है, और इस पर किसी को भी चोट करने का कोई हक नहीं बनता है, कोई अधिकार नहीं है। आप तमाम लोग यहां पर आए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। धन्यवाद।